बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स क्यू कैटेगरी चैप्टर 5 फ्रिक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसके मैंने लास्ट लेक्चर 9 में क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट किया है। तो आज हम जी क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसको कंप्लीट करेंगे और साथ क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह है कहता है यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम with one end on a rough horizontal plane and other against a smooth vertical wall। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको पढ़ के साथ डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम कैसे बनेगी, कहता है यूनिफॉर्म लैडर रेस्ट इन लिमिटेड इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। यानी हमारे पास एक तो एंड अदर एंड अगेंस्ट द स्मूथ वर्टिकल वॉल, यानी हमारे पास एक स्मूथ वॉल है, एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक यूनिफॉर्म लैडर मीन सीढ़ी है जो क्या है वॉल और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ लगी हुई है। उसका एक एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होगा रफ और एक वॉल पे जैसे पहले होता है, और वो क्या है वो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में है, मतलब बैलेंस है, बिल्कुल सही है, गिर नहीं रही है। ठीक है, तो हम डायग्राम बनाते हैं। क्या है हमारे पास एक वर्टिकल रफ वर्टिकल वॉल है, जिस तरह हमारे पास एक रफ वर्टिकल वॉल है। ठीक है, सॉरी स्मूथ है, वॉल स्मूथ है, रफ नहीं है। उसने स्मूथ वॉल बोली है जिसकी फ्रिक्शन नहीं है। रफ क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। और सीढ़ी क्या है, इस स्मूथ वॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ है। उसका एक जो सिरा है सीढ़ी का, वो एक उसका जो एंड है, एक सिरा है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे है, और दूसरा कहाँ है, दूसरा उसका जो है वो इस स्मूथ वॉल के साथ है। कुछ इस तरह ये सीढ़ी है। ठीक है, मैं ये एक ट्रायंगल शेप बन गई है ए बी और सी। अब इसमें हमारे पास क्या है ये आर है नॉर्मल फोर्स जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा रहा है नीचे वाले सिरे पे। ये एस है नॉर्मल फोर्स जो कि दीवार लगा रही है ऊपर वाले सिरे पे। तो क्योंकि ये रफ है तो इसकी फ्रिक्शन इस तरफ होगी। अगर सीढ़ी जो है इस तरफ फिसलती है तो इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगी, जो क्या होगी, म्यू आर होगी। अब आगे कहता है अ मैन असेंडिंग द लैडर शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप। कहता है अगर इस सीढ़ी के ऊपर एक आदमी चढ़ना स्टार्ट करता है तो साबित करें कि वो आधे रास्ते पे पहुंचेगा तो सीढ़ी लिमिटेड इक्विलिब्रियम में बैलेंस में नहीं रहेगी, बल्कि वो अपने बैलेंस को ख़राब कर देगी, गिर जाएगी। और आदमी जैसे ही हाफ डिस्टेंस जो है उसका सीढ़ी का उससे आगे जाएगा तो उसका बैलेंस ख़राब हो जाएगा, वो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, वो आदमी गिर जाएगा। तो हमने ये साबित करना है कि उसकी जो लिमिटेड इक्विलिब्रियम रहेगी कब तक रहेगी, जब तक वो आदमी जो है उसकी हाफ डिस्टेंस तक होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो हम लेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये जो है एक और पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है सीढ़ी का, इसको मैं जी ले लेता हूँ। तो यहाँ से इसका वेट एक होगा सीढ़ी का, जो मैंने डब्ल्यू ले लिया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ इस तरह है कि हमने इस सीढ़ी की लेंथ लेनी है। मैं लेट कर लेता हूँ, लेंथ दी की नहीं है, मैं लेट कर लेता हूँ कि लेंथ ए भी है और वो टोटल लेंथ जी है 2L। ठीक है, तो अगर इसका मतलब ये है कि इसका हाफ क्या होगा, वो होगा स्मॉल एल, यानी स्मॉल एल तक वो आदमी पहुंचेगा तो सीढ़ी गिर जाएगी। ठीक है, तो इसके अलावा और हम क्या करते हैं, हमने आर लिया है जो क्या है नॉर्मल फोर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है। एस क्या है, ये नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल है।
ठीक है, नॉर्मल फोर्स ऑफ वॉल है। अच्छा, डब्ल्यू क्या है, वेट है सीढ़ी का, ये चीज़ें आ गई। इसके अलावा हम कहते हैं द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द लैडर आर शोन इन द फिगर, द फोर्सेज acting on the ladder are shown in figure। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन फोर्सेस को हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करते हैं जैसे पहले करते थे। फोर्सेस को हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्विंग द फोर्सेस horizontally and वर्टिकली। ठीक है, तो फोर्सेस को हमने हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली रिजॉल्व करना है। तो इसमें हमारे पास जो फोर्सेस हैं उसमें ये जो आर है, आर ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ कोई भी फोर्स नहीं है, तो आर जो है हमारे पास वो किसकी इक्वल आएगा, आर आर आएगा, आर इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू के, ये इक्वेशन आ गई 1। ठीक है, इसके बाद ये जो एस है, एस ये अगर लेफ्ट साइड पे जा रहा है तो म्यू आर क्या है, राइट साइड पे है, तो ये इसकी इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। अब पहले की तरह फ्रॉम 1 या 1 इम्प्लाइज आर इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू है, पुट इन इक्वेशन 2, तो एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू डब्ल्यू। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग द मूवमेंट द पॉइंट ए, मूवमेंट क्या होता है वो अपने मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जिस एक्सरसाइज का था उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ था मूवमेंट क्या होते हैं। तो टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, taking the movement about the point A, A मूवमेंट क्या होता है, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड मूवमेंट, यानी कि जो बॉडी टर्न करता है उसका जो टर्निंग इफेक्ट होता है किसी पॉइंट के अबाउट वो टर्न कर होता है उसको मूवमेंट कहते हैं। मूवमेंट होता है फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये हमारे पास टोटल 4 फोर्सेज हैं, एस डब्ल्यू आर म्यू आर। आर और म्यू आर का तो मूवमेंट जीरो होगा, वजह ये दोनों ए में से पास कर रहे हैं और ए में से पास कर रहे हैं, तो ए से इनका डिस्टेंस क्या है, वो तो जीरो है। तो जब जीरो डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे फोर्सेस से तो वो मूवमेंट जीरो है। जस्ट मूवमेंट होगा एस और डब्ल्यू की वजह से। तो एस जो है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से क्या है, ये बी सी, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एस डॉट बी सी आ जाएगा। और डब्ल्यू क्या है, इस पॉइंट को नाम नहीं दिया, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ डी का, तो डब्ल्यू आ जाएगा हमारे पास ए डी। अब हमने दो वैल्यू निकालनी है, एक बी सी निकालनी है और एक हमने निकालनी है ए डी। ये दो वैल्यू हम निकालेंगे और इसको मैं क्वेश्चन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो है ना, ये बड़ी जो ट्राइंगल है ए बी सी, इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं इन डेल्टा ए बी सी। इसके अंदर मेरे पास फिर एक और चीज़ मैंने लेट नहीं की है, एंगल तो मैंने ली नहीं है, ये तो ओबियसली 90 का एंगल है। अब आप अल्फ़ा ले लें, लेट कर लें एंगल, क्योंकि क्वेश्चन में उसने नहीं बताया एंगल के बारे में कहीं भी कि एंगल कहाँ है, इसलिए हमें ये खुद से ही अब लेट करना पड़ेगा। आप ये तो 90 है, इस जगह पे तो कर नहीं सकते, पीछे आपके पास यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, इधर अल्फ़ा ले लें या इधर ले लें, जिधर मर्जी ले लें वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ वर्टिकली लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ कि अल्फ़ा है, और इसको फिर हम क्या करेंगे, इस अल्फ़ा के लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो अल्फ़ा के सामने हमें पता है परपेंडिकुलर होता है, ये हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, बड़ी ट्राइंगल में ये ए बी जो है ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ जाएगा, और जो बी सी है वो हमारे पास बेस आ जाएगा, और जो ए बी है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये जो बी सी है ये क्या है, ये हमारे पास बेस बनेगा, ए सी परपेंडिकुलर बनेगा, और ये ए भी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूस बनेगा। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए बी सी।
हम ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिसमें फिर बेस आता है। तो फिर बेस बाय हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होता है, वो होता है कॉस अल्फा। ठीक है, तो बेस जो है वो हमने फाइंड करनी है जो कि बी सी है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, वो ए बी है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस अल्फा आएगा, और यहाँ से बी सी डिवाइडेड बाई ए बी क्या है, ए बी हमारे पास 2l है इज इक्वल टू कॉस अल्फा। हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस 2l को उधर जाके मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2l कॉस अल्फा। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, ये वैल्यू आगे हमने पुट भी करनी है। तो ये चीज़ आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें चाहिए ए डी। ए डी अगर हमें निकालना है तो ए डी के लिए हम क्या करेंगे, ए डी के लिए हमें ये छोटी ट्राइंगल लेनी है। तो ये एंगल भी क्या होगा, हमारे पास अल्फा ही होगा। तो इसके लिए हम लिखते हैं इन डेल्टा ए जी डी, ये वाला ट्राइंगल ए डी जी। ठीक है, इस ट्राइंगल में भी अल्फा के सामने क्या है, ए डी है जो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगाते हैं, साइन अल्फा परपेंडिकुलर ए डी है, हाइपोटेनियस ए जी जो कि सेंटर है इसका सी डी का, और सेंटर से टोटल लेंथ अगर एल है तो ये ए जी कितना आ जाएगा, ये ए जी हमारे पास स्मॉल एल आएगा। तो ये एल मैं डायरेक्टली हाइपोटेनियस पुट कर देता हूँ साइन अल्फा, और यहाँ से एक वैल्यू आएगी ए डी एल साइन अल्फा की। तो ये मैंने दूसरी वैल्यू निकाल ली है। अब मैं ये सारी वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करता हूँ। तो इक्वेशन 3 में मैं जब ये पुट करूँगा तो ये मेरे पास इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी और यहाँ पे ए डी की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन 3 में अब मैं ये वैल्यू पुट करूँगा। हाँ जी, तो हम जी ये आ गए हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हमारे पास ये बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली है, बी सी की वैल्यू है हमारे पास ये 2l cos अल्फा। तो यहाँ पे बी सी की जगह पे क्या आ जाएगा, s डॉट 2l cos अल्फा w ए डी। ए डी की जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये l साइन अल्फा। तो ए डी की जगह पे क्या आ जाएगा, l साइन अल्फा। यहाँ से ये l जो है ये l से कट हो जाएगा, l को हम l से कट कर देंगे। इसके अलावा हमारे पास s की भी वैल्यू है, s की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, म्यू w। तो s की जगह पर हम क्या लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ s। s की वैल्यू क्या है, म्यू w 2 cos अल्फा w साइन अल्फा। ये w w से कट हो जाएगा, हमें क्योंकि म्यू निकालना है तो ये 2 cos अल्फा उधर जाके डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 1/2 साइन अल्फा बाय cos अल्फा, और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1/2 tan अल्फा। ये 1 है, 1/2 tan अल्फा। तो ये म्यू की वैल्यू पहले हमने निकाली है क्योंकि ये आगे हमने पुट करनी है। अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो दोबारा क्वेश्चन को हम जो एंड वाली बात है जो हमने प्रूव करनी है उसको दोबारा देखते हैं। एंड पे उसने कहा था ए मैन असेंडिंग द लैडर शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप। ठीक है, अगर एक आदमी सीढ़ी पे चढ़ना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, तो कहता है साबित करें कि वो आदमी जो चढ़ना स्टार्ट करेगा जिसका वेट भी ओबियसली कुछ ना कुछ होगा, और वो मैं लेट कर लेता हूँ कि W1 है। ठीक है, W1 है, वो वेट जो है वो क्या है, W1 है उस आदमी का, और इस पॉइंट को मैं F का नाम दे देता हूँ। ठीक है, और फिर मैं एक और चीज़ भी करता हूँ कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट W1 be the weight of man। ठीक है, एंड AF इज इक्वल टू x मैं ले लेता हूँ जो मैंने उसका डिस्टेंस निकालना है।
ए एफ यहाँ तक वो गया हुआ है, ठीक है, ए एफ। फिर मुझे साबित क्या करना होगा, उसने कहा है शो दैट ही कैन नॉट गो मोर देन हाफ वे अप, यानी साबित मुझे ये करना है कि वो जो है, वो जो आदमी है वो आधे रास्ते से आगे नहीं जा सकता। आधे रास्ते से आगे जाए तो क्या होगा उसके साथ, ऑब्वियसली उसने गिर जाना है, सीढ़ी का बैलेंस ही ख़राब हो जाना है, वो लिमिटेड इक्विलिब्रियम में नहीं रहनी है, तो उसने गिर जाना है। तो यानी जो उसका वो जहाँ पे अभी पहुँचा हुआ है वो आखिरी उसका वो पॉइंट है, बैलेंसिंग पॉइंट है, जिससे आगे वो अगर एक कदम भी रखेगा तो सीढ़ी गड़बड़ कर जाएगी। तो वो जिस जगह पे पहुँचा हुआ है वहाँ तक वो बैलेंस है, और वहाँ तक का डिस्टेंस मैंने क्या शो करना है, अगर वो उसका फुट से डिस्टेंस x है तो फिर मुझे शो करना है कि वो जो x है वो हाफ लेंथ के बराबर है सीढ़ी के, यानी मैंने ये चीज़ प्रूव करनी है। अगर मैं उसके डिस्टेंस को x लेता हूँ तो उस सीढ़ी की लेंथ जो है टोटल उसके हाफ के इक्वल है। अगर लेंथ टोटल 2l है तो उसका हाफ क्या आएगा, l आ जाएगा। ये मुझे साबित करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से जो है ना सारा काम करूँगा कि मेरे पास एक नया वेट आ गया है, दोबारा से मैं करूँगा रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, और वही सारा काम जो पहले मैं पीछे करके आया हूँ। तो नाउ अगेन resolving the forces horizontally and vertically। अब देखें दोबारा हमारे पास S इज इक्वल टू म्यू आर आएगा, ठीक है, और R जो है वो आ जाएगा आपके पास इक्वल टू W प्लस W1, यानी एक इक्वेशन आएगी आपके पास R इज इक्वल टू W1 प्लस W2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4, और S इज इक्वल टू म्यू आर, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 का नाम देता हूँ। तो मैं पुट करता हूँ इसमें R की वैल्यू, तो 4 इम्प्लाइज S इज इक्वल टू म्यू आर की जगह क्या आ जाएगा W1 W प्लस W1, तो मेरे पास ये S की वैल्यू आ जाती है। अब मैं क्या करूँगा, पॉइंट ए के अबाउट में जो है ना वो मूवमेंट लेता हूँ, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट ए, ये हमारे पास ए है, सेम वही चीज़ म्यू आर और आर का मूवमेंट जीरो आएगा। पीछे आपके पास इस पॉइंट को मैं ई का नाम देता हूँ, पीछे आपके पास एस डब्ल्यू और W1 तीन फोर्सेस बचती हैं, इनके कुछ मूवमेंट आएंगे। पहले मैं डब्ल्यू जो है इसका आएगा W डॉट ए डी, W1 का आएगा डॉट ए ई, यानी W डॉट ए डी प्लस नया वेट जो उस मैन का है डॉट ए ई, और इक्वल टू एस डॉट बी सी, पहले की तरह ए डी ए ई, और ए डी और बी सी की तो वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, ए ई की निकालनी है। तो ए ई की वैल्यू निकालने के लिए ये जो नई ट्राइंगल बनी है ए एफ ई, इसको यूज़ करेंगे। तो हम कहते हैं इन ट्राइंगल ए एफ ई इन डेल्टा, इसको इक्वेशन नंबर मैं 6 का नाम दे रहा हूँ, इन डेल्टा ए एफ ई। इस ए एफ ई में मेरे पास वही अल्फ़ा के सामने जो ए ई है परपेंडिकुलर है, यही मुझे फाइंड करना है, और ए एफ क्या है हिपोटेनियस, और एफ ई क्या है बेस है, यानी ए ई फाइंड करना। तो फिर परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर वाला फार्मूला लगाऊंगा जो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा आएगा, पी क्या है ए ई है, और ये हाइपोटेनियस ऑफ एक्स है साइन अल्फ़ा, और यहाँ से ए ई आ जाएगा एक्स साइन अल्फ़ा। ये मेरे पास ए ई की वैल्यू आई है। इन सब वैल्यू को अब मैं इक्वेशन 6 में पुट करता हूँ, तो इक्वेशन 6 क्या बन जाएगी, W डॉट ए डी की जो मैंने वैल्यू निकाली थी वो है एल साइन अल्फ़ा, तो ये आ जाएगा एल साइन अल्फ़ा और प्लस W1 डॉट ए ई की मैंने वैल्यू निकाली है, अभी निकाली है, ये एक्स साइन अल्फ़ा, और इज इक्वल टू एस डॉट बी सी की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, बी सी की वैल्यू निकाली है 2l cos अल्फ़ा, ये आ जाएगा 2l cos अल्फ़ा। अब हम क्या करेंगे,
अब हम ये जो साइन अल्फ़ा है इसको ले लेते हैं हम कॉमन। साइन अल्फ़ा मैं कॉमन ले लेता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा WL प्लस W1X, इधर आ जाएगा S। S की वैल्यू हमारे पास क्या थी, S की वैल्यू मैंने अभी निकाली है, जो क्वेश्चन 4 में से निकाली है वो मैंने पुट करनी है। तो ये S की वैल्यू है ये वाली, ये मैं इधर पुट करूँ ये बन जाएगा म्यू W प्लस W1 और साथ में क्या है 2L काज अल्फा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद अब हम आगे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। हाँ जी, हम ये नेक्स्ट पेज पे पहुंच गए। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, मैं साइन अल्फा को इधर डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा WL प्लस W1X, ये जो है 2L काज अल्फा, साइन अल्फा इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा और साथ म्यू है और आ जाएगा W प्लस W1। तो इसके बाद ये बन जाएगा WL प्लस W1X में मेरे पास आ जाएगा 2L साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। क्या होता है, इसको मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा। म्यू की वैल्यू पुट करनी है जी, म्यू की वैल्यू हमने निकाली थी ये वाली म्यू की जो वैल्यू है अब हम यहाँ पे पुट करते हैं। तो म्यू की वैल्यू जब मैं पुट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 1/2 tan अल्फा है ना म्यू में, तो tan को मैं लिख सकता हूँ साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा। आगे क्या आ जाएगा W प्लस W1, ये साइन अल्फा से कॉस अल्फा से ये 2 से कट जाएगा, पीछे बच जाएगा WL प्लस W1X इज इक्वल टू क्या रह जाएगा, एक L रह जाएगा जो अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके, ये हो जाएगा और प्लस LW1 हो जाएगा। अब ये LW कट जाएगा, उसके बाद रह जाएगा W1X और W1 से कट जाएगा और X इज इक्वल टू L आ जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना था। तो ये हमारा प्रूव है जी, ये क्वेश्चन नंबर हमने किया है 11। क्वेश्चन नंबर 13। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कुछ कह रहा है वो। अगर हम इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें तो इसमें कहता है ए थिन यूनिफॉर्म रॉड पासेस ओवर अ वन पेज एंड अंडर अनदर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच यहाँ पेज आना था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ईच पेज एंड द रॉड बीइंग म्यू। ठीक है, यहाँ पेज है, the coefficient between each patch and rod being mu, distance between patch is a and a straight line joining them makes an angle beta with the horizontal, show that the equilibrium is not possible unless the length of the rod greater than this one। ठीक है, तो अब जैसे जैसे वो स्टेटमेंट है ऐसे ऐसे हम डायग्राम बनाएंगे। स्टेटमेंट में क्या कहता है, ए थिन रॉड पासेस ओवर अ वन पैच, यानी हमारे पास एक थिन रॉड है जो कि पासिस ओवर अ वन पैच, पैच होता है कील, जो एक कील के ऊपर से एंड अंडर द अदर, और दूसरे कील के नीचे से गुजर रहा है। कैसे डायग्राम बनाते हैं तो पता चलेगा। यानी हमारे पास अगर ये वो रॉड है, ठीक है, हमारे पास अगर ये वो रॉड है, ठीक है, अगर ये वो रॉड है ए बी, मैं इस रॉड को नाम दे देता हूँ कि रॉड जो है ये ए बी रॉड है। ये जो ए बी रॉड है ये एक जो कील है उसके नीचे से, ये अगर कील है, फॉर एग्जांपल ये एक कील है, रेड कलर का बनाता हूँ तो आप क्या करो, उसके उसके
नीचे से, यानी ये फॉर एग्जांपल फॉर ये ऊपर कील आता है, ये नीचे नहीं है ऊपर है, उसके ऊपर से ये गुजर रहा है, सॉरी नीचे से गुजर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर से ये गुजर रहा है, ये कील ऊपर है, कील ऊपर है, राड नीचे से गुजर रहा है, और एक कील मैं यहाँ ले लेता हूँ सी पॉइंट पे, और इसके ये ऊपर से गुजर रहा है, ठीक है, दो कील हैं, इस पॉइंट को मैं ना सी का नाम दूंगा, मेरे पास ये वाला जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है, इसको मैं सी का नाम दे, ये दो कील हैं, एक ये है, इसके ये राड नीचे से गुजर रहा है और इसके ये राड क्या कर रहा है, ऊपर से गुजर रहा है। तो फिर अगर इसके ये नीचे से गुजर रहा है तो ये वाला जो कील है ये इसके ऊपर नीचे की तरफ जो है वो नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ऐसे, इसको मैं आर कह देता हूँ, और ये वाला जो कील है ये इसके ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इसको मैं एस कह देता हूँ। इसके बाद आगे क्या है, a thin rod passes over one pedge and under another, हो गया जी। आगे क्या है, तो कोफिशिएंट फ्रिक्शन बिटवीन ईच पेज एंड द रॉड बीइंग म्यू, यानी जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन अगर दोनों के हैं तो इसका मतलब है दोनों जो हैं वो फ्रिक्शन पैदा कर रहे हैं। अगर रॉड इस तरफ मूव करता है इससे अपोजिट, तो इस कील की वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो म्यू आर होगी, और इस कील की वजह से जो फ्रिक्शन होगी वो म्यू एस होगी। इसके बाद आगे क्या है, आगे कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पेज इज ए, स्मॉल ए, ये ए सी जो है ये स्मॉल ए है हमारे पास, डिस्टेंस बिटवीन पेज ये जो है ये क्या है, ये हमारे पास स्मॉल ए है, जो डिस्टेंस बिटवीन द पेज है ये क्या है, स्मॉल ए है। आगे कहता है एंड स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग देम मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और स्ट्रेट लाइन जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, जो कि क्या है, इधर से बनाते हैं, जो उनको स्ट्रेट लाइन है जो उनको ज्वाइन कर रही है, मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल, तो ये स्ट्रेट लाइन एक एंगल बना रही है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है उस एंगल को वो कहते हैं कि वो बीटा है, मेक्स एन एंगल बीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हमने शो क्या करना है, शो दैट इक्विलिब्रियम इज नॉट पॉसिबल, अभी वो इक्विलिब्रियम में है, वो कहता है इक्विलिब्रियम सिर्फ और सिर्फ उस वक्त तक पॉसिबल है अनलेस द लेंथ ऑफ द रॉड ग्रेटर देन, जब तक इसकी लेंथ जो है इतनी, अगर इस रॉड जो हमने ये लिया अगर इसकी लेंथ इतनी है तो इक्विलिब्रियम हो गया, इस लेंथ के अलावा कोई रॉड होगा, लेंथ अगर चेंज आती है इसके अलावा तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगी। मीन्स अगर मैं लेट करता हूँ कि अगर मैं लेट करता हूँ ये जो टोटल रॉड है ए बी, अगर ये 2L है इसकी लेंथ, तो मैंने प्रूफ फिर क्या करना है, मैंने प्रूफ फिर ये करना है कि मेरे पास ये जो 2L टोटल लेंथ आई है ये कितनी आनी चाहिए, ए डिवाइडेड बाई म्यू, म्यू प्लस टेन बीटा, यानी ये जो लेंथ इतनी आनी चाहिए टोटल, फिर ये मैंने चीज़ प्रूफ करनी है। तो इसके अलावा इसका मैं वेट ले लेता हूँ, इसका मैं वेट लेता हूँ रॉड का, ये मैं इसका वेट कहता हूँ कि यहाँ से अगर इसका वेट आ रहा है और वो W है, और इस पॉइंट को मैं D का नाम देता हूँ, ओबियसली 90 का एंगल होगा, और ये जिस पॉइंट से वेट आया है इसको मैं G का नाम देता हूँ। वैसे रॉड आगे भी है, ये इसका सेंटर पॉइंट होगा, और यहाँ से मैं वेट को कंपोनेंट में रिजॉल्व कर देता हूँ, एक इसका कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काज बीटा, अगर ये बीटा एंगल है तो ऑब्वियसली ये भी बीटा आएगा, और एक इस रॉड का कंपोनेंट आएगा ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, क्या है ये, W साइन बीटा, ये इसके दो कंपोनेंट आएंगे। तो ये तमाम फोर्सेज हैं जो मैंने शो कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ जो है ए जी, क्योंकि जी सेंटर पॉइंट है रॉड का, तो ए जी 2L का हाफ क्या आ जाएगा, L आ जाएगा।
अब हम फोर्सेस को कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्विंग द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। Resolving the forces horizontally and vertically। Resolving the forces horizontally and vertically। अब हमने इनको फोर्सेस को horizontally and vertically रिजॉल्व करना है। इसके लिए जो हमारे पास ये S ऊपर की तरफ है तो नीचे की तरफ कौन सी फोर्स है, R होगा, और W नहीं लेंगे हम, इसके कंपोनेंट इसकी जगह पे लेंगे। तो हमारे पास ये जो S है ये ऊपर है और नीचे R और W cos बीटा है, W cos बीटा प्लस R आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। और ऊपर की तरफ हमारे पास क्या है, म्यू आर और म्यू एस है, और इस तरफ हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ वो डब्ल्यू साइन बीटा है। तो हमारे पास म्यू आर प्लस म्यू आर और प्लस म्यू एस, ये दोनों ऊपर की तरफ है, इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू साइन बीटा। तो ये हमारे पास आ जाती है जी इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ जाती है। अब हमने क्या करना है, अब हमने 1 से r की वैल्यू निकालनी है और 2 में पुट करनी है। तो 1 से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो वो हमें मिलेगी s माइनस डब्ल्यू काज बीटा, पुट इन इक्वेशन 2। हम इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये r रहा, ये r है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगी, म्यू आर की जगह पे आ जाएगा एस माइनस डब्ल्यू कास बीटा, आगे है प्लस फिर म्यू एस और है डब्ल्यू साइन बीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, म्यू एस माइनस म्यू डब्ल्यू कास बीटा प्लस हमारे पास क्या है, म्यू एस है डब्ल्यू साइन बीटा। अब ये म्यू एस ऐड होकर कितने हो जाएंगे, 2 म्यू एस और ये डब्ल्यू साइन बीटा और ये माइनस डब्ल्यू काज बीटा इधर आके प्लस म्यू डब्ल्यू काज बीटा हो जाएगा। यहाँ से हमें एस की वैल्यू निकलनी, 2 म्यू उधर जाके डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 म्यू, तो ये आ जाएगा डब्ल्यू साइन बीटा प्लस म्यू डब्ल्यू काज बीटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लेंगे, टेकिंग द मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए। अगर हम पॉइंट ए के अबाउट मूवमेंट लें तो हमारे पास जो म्यू आर और आर और ये म्यू एस, ये देखा म्यू एस भी इसी डायरेक्शन में है, इन तीनों का मूवमेंट ख़त्म नहीं होगा। कौन कौन सी, आर म्यू एस और डब्ल्यू साइन बीटा, ये भी इसी इधर ही आ रहा है, एक ही तरफ ही, और म्यू एस भी ए से ही निकल रहा है, एक ही डायरेक्शन में ही है ऐसे ही। तो लिहाजा म्यू एस डब्ल्यू साइन बीटा म्यू आर और आर, इन चार फोर्सेस का तो मूवमेंट होगा ही नहीं, पीछे बचेगा हमारे पास एस और डब्ल्यू। चले मैं डब्ल्यू साइन बीटा और डब्ल्यू कास बीटा की जगह पे डब्ल्यू भी ले सकता हूँ, तो मैं एक ही फोर्स लेता हूँ डब्ल्यू, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू साइन बीटा और डब्ल्यू कास बीटा डब्ल्यू के अंदर से ही आए हुए हैं। तो लिहाजा साइन बीटा तो आप माइंड में ना रखें ना, फिर डब्ल्यू माइंड में रखें। तो लिहाजा म्यू आर और आर का तो वैसे जीरो है, पीछे बचता क्या है, एस, म्यू एस का भी जीरो है, पीछे एस बचता है और डब्ल्यू बचता है, ये दो बचते हैं। तो एस जो है, एस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो म्यू एस होगा, क्योंकि इसका परपेंडिकुलर ये 90 बनता है। तो ये ए सी इसका आएगा, सॉरी म्यू एस मैंने कहा ए सी आएगा, इज इक्वल टू डब्ल्यू है, डब्ल्यू का ऑब्वियसली क्या है, ए डी होगा, ये पॉइंट ए यहाँ पे है, ये पॉइंट ए डी होगा, तो डब्ल्यू डॉट ए डी आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए सी तो ओबियसली हमें पता है, ए सी दो पैच के दरमियान में आ रहा है, इन दो पैच के दरमियान वाला डिस्टेंस है, तो वो ऑलरेडी हमें पता है स्मॉल ए है, तो एस डॉट स्मॉल ए आ जाएगा और डब्ल्यू डॉट ए डी। अब हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 का नाम देता हूँ। अब हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो ए डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें जो हमारे पास ट्राइंगल ए डी जी है इसको यूज़ करेंगे। तो ए डी जी में हमारे पास ये बीटा है, बीटा के सामने परपेंडिकुलर है जी डी, और हमें चाहिए क्या, हमें तो ए डी चाहिए, तो फिर ये ए डी बेस है, हमें बेस चाहिए, ए जी जो है वो हाइपोटेनियस होगा, तो हमें बेस चाहिए, तो हम बेस वाला फार्मूला लगाते हैं। ट्राइंगल हम ले रहे हैं इन डेल्टा ए जी डी, ए जी डी हम ले रहे हैं, तो हमारे पास जो हमें चाहिए कि हमें बेस चाहिए, तो बेस बाय हाइपोटेनियस काज बीटा की इक्वल आता है। बेस ए डी है हमारे पास, और हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस हमारे पास ए जी है। हाइपोटेनियस ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, ए जी, जो कि हमारे पास क्या स्मॉल एल है, ये आ जाएगा स्मॉल एल इज इक्वल टू काज बीटा। तो यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकाल लेंगे। जी हमारे पास ये ए डी आ चुका है, ए डी डिवाइडेड बाई एल, इस यहाँ से हम ए डी की वैल्यू निकालते हैं, तो ए डी की वैल्यू हमारे पास आएगी क्या, ए डी इज इक्वल टू आ जाएगा एल कॉस बीटा। तो ये ए डी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ए डी की वैल्यू को, इस ए डी की वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन 4 क्या बन जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन 4 इम्प्लाइज एस डॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू डॉट ए डी क्या आ जाएगा, एल कॉस बीटा। अब हम एस की भी वैल्यू पुट करते हैं, एस की वैल्यू हमारे पास ये है, तो अब हम एस की वैल्यू पुट करते हैं। तो एस की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस। तो एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू 1/2 म्यू डब्ल्यू साइन बीटा, 1/2 म्यू डब्ल्यू साइन बीटा प्लस म्यू डब्ल्यू कॉस बीटा, म्यू डब्ल्यू कॉस बीटा, और इज इक्वल में आ जाएगा हमारे पास डब्ल्यू डॉट एल कॉस बीटा। हमें क्योंकि एल निकालना है, तो एल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एल निकालने के लिए हम जो है ये डब्ल्यू इधर से कॉमन लेते हैं। पहले तो हम डब्ल्यू को कॉमन लेके डब्ल्यू को ख़त्म करते हैं। यहाँ से हमने डब्ल्यू कॉमन लिया, 1/2 म्यू, इस ब्रैकेट में से डब्ल्यू कॉमन आ गया, अंदर क्या आ जाएगा साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, इधर क्या है डब्ल्यू एल कॉस बीटा है, ये कॉस बीटा, ये डब्ल्यू डब्ल्यू से हमारे पास कट हो जाएगा। ये जो 2 म्यू है, ये 2 म्यू है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा क्या साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, और ये हो जाएगा 2 म्यू एल कॉस बीटा। अब हमें क्योंकि 2l चाहिए, ये म्यू और कॉस बीटा उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे मिस की है, और वो चीज़ क्या थी, हमारे पास जो क्वेश्चन थी ये वाली एस, ये वाली थी 4, एस डॉट ए भी आता है, एस डॉट, मैंने ये बड़ा ए लिख दिया यहाँ पे, एस डॉट ए आना था, सॉरी ये तो वैल्यू नहीं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एस हमने उस क्वेश्चन में अगर हमने पुट की है, ये वाली एस की वैल्यू इसमें पुट की है, तो एस के साथ क्या आना था, यहाँ पे स्मॉल ए भी चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है स्मॉल ए भी चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस साइड पे एक स्मॉल ए भी है। जो 2 म्यू इधर आके डिवाइड करें, जब हम 2 म्यू इधर आके डिवाइड करेंगे, साथ कॉस बीटा भी डिवाइड करेंगे, बल्कि जस्ट 2l इधर ही रहने, 2l टोटल लेंथ है, कॉस बीटा और म्यू इधर आके डिवाइड करें, तो ये हमारे पास बन जाएगा ए ओवर म्यू, इधर इसके नीचे आ जाएगा, कॉस को मैं इस ब्रैकेट में ले जाता हूँ, ये आ जाएगा साइन बीटा ओवर
कॉस बीटा और प्लस म्यू कॉस बीटा ओवर कॉस बीटा इज इक्वल टू क्या है 2l है। तो अब मैं 2l को इस साइड पे लिखता हूँ, इधर मेरे पास आ जाएगा a ओवर म्यू, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास आ जाएगा n बाय कॉस क्या होता है, ये होता है tan बीटा प्लस ये इससे कट जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा म्यू। तो यही वो प्रूफ था जो हमने करना था, तो हमने प्रूफ किया है जी क्वेश्चन नंबर 13 का। इसके अंदर मैंने ये प्रूफ करना था कि जो 2l है a ओवर म्यू इंटू म्यू प्लस tan बीटा है, तो यही प्रूफ आया है 2l इज इक्वल टू a ओवर म्यू इज इक्वल टू म्यू प्लस tan बीटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 था। आज का लेक्चर हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर की थोड़ी बहुत समझ आई है तो काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे कुछ थोड़ी सी सपोर्ट मिले और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहूं और अपलोड करता रहूं। अल्लाह हाफिज़।